वेलकम टू जीआईसी टेक्निकल बच्चों वाराणसी। आप लोग का जीआईसी टेक्निकल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे यूवीएल की वजह से हमारा जो एसएफडी बीएमडी कैसे बनेगा और रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके विषय में आज हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, यही लास्ट टॉपिक है मेरे हिसाब से एसएफडी बीएमडी का। इसके बाद कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर दिए, उसका भी निवारण कराया जाएगा। आज देख लेते हैं इसमें क्या क्या कैसे कैसे करना है ना। अभी ये मैंने एक बीम बनाया है, सिंपली सपोर्टेड बीम। इसके ऊपर यूवीएल लोड लगा रखा, यूवीएल यूनिफॉर्मली वैरिड लोड लगा हुआ है। ट्रायंगल शेप में भी लोड बोलते हैं इसको, बोलते हैं कभी कभी ट्रायंगल शेप में लोड, या फिर यूवीएल बोलते हैं। खैर यूवीएल ही है। और इसका स्पैन दे रखा है 6 मीटर, और उसके बाद सपोर्ट ए सपोर्ट बी लगा हुआ है। सिंपली सपोर्टेड बीम है, 12 किलो न्यूटन पर मीटर इसकी इंटेंसिटी है। क्लियर है, इसकी इंटेंसिटी 12 किलोमीटर पर मीटर का इंटेंसिटी है। तो इसमें हमें रिएक्शन कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं, वही चीज़ तो करने के लिए आ रखे हैं। चलिए, तो हम देखते हैं। ये हो गया आपका आर ए, ये हो गया आपका आर बी। ठीक है बच्चा, आगे देखते हैं क्या करना है। सेम वही पिछला वाला जो प्रोसेस हमारा चलता आ रहा था कि समेसन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0, वही चलेंगे। समेसन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0, कोई चेंज नहीं है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी, इक्वल टू क्या होगा, टोटल लोड जो लग रहा होगा उसके बराबर हो जाएगा, है ना। टोटल लोड जो लग रहा होगा, तो यहाँ पर टोटल लोड कितना है, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू कितना हो जाएगा। टोटल लोड जो एक ट्रायंगल शेप में है, इस ट्रायंगल का अगर एरिया निकाल लूँ तो हमें टोटल लोड पता चल जाएगा कितना एक्ट कर रहा है ना। तो हो जाएगा, ट्रायंगल का एरिया होता है 1.2। जो ट्रायंगल कोई हुआ, इसका एरिया निकालते हैं। अगर ये हाइट h है, ये b बेस है इसका, तो एरिया निकालने की बात करते हैं तो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट एरिया। तो इसी तरीके से 1/2 बेस इसका कितना 6 इंटू हाइट कितना 12। क्लियर है, इतना हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 36 किलो न्यूटन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, इतना क्लियर है। जब कभी भी यूबीएल दिया हो, क्या करते हो, कोई भी लोड दिया हो, बेसिकली हम उसका एरिया निकाल लेते हैं, तो वही हमारा लोड हो जाता है ना। अब एरिया ही समझे तो अच्छा रहेगा। ट्रायंगल शेप में तो इसका खैर वो निकाल लेते हैं। और जैसे यूवीएल होता है, यूवीएल में यूनिट उसका विड्थ मान लेते हैं, दैट्स वाई उसके लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसका लोड जितना था उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा एरिया ही निकलता था एक तरीके से देखा जाए वो। तो यहाँ पे एरिया निकालेंगे तो इस तरीके से आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 36 किलो न्यूटन हो जाएगा। और उसके बाद रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं कि कैसे रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे, उसको देख लेते हैं। क्लियर है। आप देखिए क्या है कि नेक्स्ट चलेंगे, पहले हमारा काम जिस तरीके से होता था सेम वही प्रोसेस है, कोई चेंजेस नहीं है। क्लियर है, सेम वही है, कुछ चेंजेस नहीं है। सेम वही है कि मतलब ये है कि अब करेंगे टेकिंग मोमेंट अबाउट ए के अबाउट मोमेंट ले लेंगे। टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, तो यानी समेसन ऑफ एम ए इक्वल टू 0, समेसन ऑफ एम ए इक्वल टू 0। क्लियर है कि नहीं है, क्लियर ही होना चाहिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि क्लियर नहीं है ना। अब देखते हैं आगे क्या होगा। इसके बाद ए के रिस्पेक्ट में मोमेंट निकाल लेते हैं। तो ए के रिस्पेक्ट में मोमेंट निकालेंगे तो बच्चा क्या होगा, मोमेंट इक्वल टू आप लोग क्या जानते हो कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सी जी। चलिए वही काम करेंगे, तो यहाँ पर वही चीज़ करेंगे। तो देखते हैं पहला क्या होगा, आर ए इंटू डिस्टेंस, ए से डिस्टेंस कितनी, आर ए का ए से डिस्टेंस कितना 0। फिर यूवीएल डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, तो टोटल लोड, अब देखिए ट्रायंगल होता है, कोई ट्रायंगल होता है इस तरीके से, है ना। कोई ट्रायंगल है, उसका अगर हम निकालते हैं कि आपका सीजी कहाँ पे है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर है, तो अगर ये बी है, ये बी है इसका विड्थ, अगर इसकी हाइट एच है ना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने की बात करें तो हाइट के रिस्पेक्ट में अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे तो ये हुआ, तो ये हो जाएगा h/3। रिमेनिंग कितना होगा 2h/3, 1 में से h/3 माइनस कर दिया। इधर साइड से यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस कितना होगा b/3, और रिमेनिंग कितना हुआ 2b/3। ये है आपका फार्मूला, समझ लीजिए चाहे कुछ समझ लीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, हमेशा आपके काम आएगा जब भी यूवीएल दिया रहेगा वहाँ पे। प्लस इसके साथ साथ आप जब
अदर भी सब्जेक्ट पढ़ोगे वहाँ पे भी आपको ये बेनिफिशियल होगा। अदर सब्जेक्ट का मतलब कि आप इसका ज़्यादातर यूज होगा आपको जब सॉइल मैकेनिक्स पढ़ोगे ना, इफेक्टिव स्ट्रेस पढ़ोगे या फिर एक्टिव प्रेशर पैसिव प्रेशर निकालोगे वहाँ पे, तो वहाँ पे इस चीज़ का हमें यूज होएगा हमेशा। तो इस चीज़ को याद रख लेना कि कितना होता है, कि इसका सेंटर कितनी दूरी पे है, क्या है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि देखिए ये CG है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अगर इसका ट्रायंगल का ये CG है, ट्रायंगल का CG है, तो हमें देखिए ए के रिस्पेक्ट में ले रहा हूँ, तो इसका दूरी कहाँ से चाहिए, यहाँ से इसका CG जहाँ तक होगा वहाँ तक का दूरी चाहिए। ठीक है, ट्रायंगल का CG जहाँ तक होगा वहाँ तक का दूरी चाहिए। अब देखो जहाँ एंगल बन रहा है वहाँ से अगर दूरी लेते हैं तो क्या होता है, 2b/3 है नहीं, 2b/3 है ना, 2b/3 है ना, उसको याद रखेंगे। तो ये वाली दूरी जो होगा वो कितना हो जाएगा CG से डिस्टेंस, तो वो होगा 2/3 इंटू बी का मतलब कितना 6 है ना, बी का मतलब 6, तो ये कितना आ जाएगा 4 मीटर। क्लियर है। इधर साइड जिधर से एंगल बन रहा है उधर से सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस ट्रायंगल का कितने पे होगा, 4 मीटर पे होगा। रिमेनिंग कितना बचा, 2 मीटर पे आपका हो जाएगा इधर जिधर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है उधर साइड से। इतना याद रखेंगे। आप अगर बी की तरफ से निकालते तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाता कि h/3 यानी b/3 कर देते, 6/3 कर देते, 2 मीटर आ जाता। क्लियर है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ट्रायंगल का। अब आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं। ये चीज़ समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लेना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो पूछ लेना, नहीं हो रहा था अच्छी बात है। चलिए अब क्या करेंगे, आपको मोमेंट इक्वल टू पता होता है, क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम CG, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम CG, सॉरी। अब देखिए टोटल फोर्स निकालने के लिए मैंने क्या बोला, एरिया निकाल लेंगे, वही आपका टोटल डिस्टेंस, टोटल लोड हो जाएगा, यानी टोटल फोर्स हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, ये फोर्स हो गया। अब इसी में क्या करना है, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम CG से मल्टीप्लाई, मतलब किससे, फोर्स से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है, किससे करना है, फोर्स से मल्टीप्लाई करना है, ये फोर्स से। ठीक, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखिए इसको इरेज करते हैं, ये डिस्टर्ब कर रहा है बीच में। हाँ, तो देखो अब लोड निकालेंगे तो 1/2 इंटू 6 इंटू 12, ये लोड हो गया, टोटल F हो गया। ठीक है, ये क्या हुआ, ये हमारा हो गया F। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये जितना आया ये हो गया F। अब F हो गया इंटू क्या चाहिए हमें, इंटू चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम CG, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम CG चाहिए होगा। तो देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम CG कितना, 2/3 इंटू 6, यही किया हो, 2/3 इंटू 6 है ना, वही चीज़ है। अब क्या करना पड़ेगा, प्लस RB भी बचा हुआ, RB अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, और डिस्टेंस B से A तक का डिस्टेंस कितना 6 मीटर, तो हो जाएगा 6RB इक्वल टू 0। अब कोई लोड नहीं तो इक्वल टू 0 है ना। अब आपको पता है कि ये वाली जो RA इंटू 0 है, तो इसका वैल्यू कितना होने वाला, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, तो इसको छोड़ ही देंगे। और देखिए ये क्या हुआ, जो ये वाली वैल्यू है ये आपका DCG, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सॉल्व करते हैं, देखिए कितना हो जाएगा, -36 इंटू 4, 36 इंटू 4 है ना, 144 हो जाएगा ये, और प्लस 6RB इक्वल टू 0। RB इक्वल टू कितना हो जाएगा, 144 डिवाइडेड बाई 6। ठीक होगा, नहीं होगा, 144 डिवाइडेड बाई 6, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24, क्या आया 24। RB इक्वल टू आ गया हमारा 24 किलो न्यूटन है ना। RB पे कितना लोड लग रहा है वो आ गया हमारे पास 24 किलो न्यूटन। अब RA देख लेते हैं, RA देखेंगे, RA के लिए क्या करेंगे, RA इक्वल टू हो जाएगा 36 माइनस RB, होगा नहीं होगा, तो 36 माइनस 24 इक्वल टू 12 किलो न्यूटन, यानी कि RA इक्वल टू कितना आ गया 12 किलो न्यूटन। ठीक, तो RA और RB हमारा निकल गया, रिएक्शन देख लिया, कितना ईजी है निकालना, बस हुआ बना रखा है कि UVL लगा रहेगा तो बड़ी टफ हो जाएगा हमारे लिए कैलकुलेट करना। आसान है, नहीं है, टफ लग रहा है क्या, आसानी तो है, कोई दिक्कत आ रही समझ में, इसमें कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, इजी ही है।
आगे देखते हैं इसके बाद शियर फोर्स कैलकुलेट कर लें अगर, और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लें, है ना। कहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, इसके सीजी पे चलिए कैलकुलेट कर लेता हूँ कि सीजी पे शियर फोर्स कितना आएगा और बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा। क्लियर है। तो ये सीजी जो है इसको मैं मान लेता हूँ कि ये पॉइंट कोई हमारा क्या है, सी पॉइंट है, ठीक, कोई पॉइंट सी है। खैर ये सीजी जो है इसको मान लेता हूँ कोई पॉइंट हमारा सी है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। चलिए अब एक नया फिगर बनाते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन वाला काम स्टार्ट करते हैं। सीजी अब कोई भी पॉइंट दे सकता है, उसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि आप सर आपने सीजी ही क्यों लिया, कुछ और भी तो ले सकते थे। बिल्कुल ले लीजिए, जो डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया होगा वो डिस्टेंस ले लीजिए। ये आर ए इक्वल टू आ गया था आपका 12 किलो न्यूटन, आर बी इक्वल टू आ गया था आपका 24 किलो न्यूटन। और इसके सीजी पे मैंने पॉइंट एक सी ले लिया था, बोला था कि यहाँ पे फाइंड आउट करो कि कितना आपका वो आ रहा है, क्या नाम है, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है ना। ये कोई पॉइंट सी था, इसको मैंने बोला था इसका सीजी भी यही है, सी है। और ये सी का यहाँ तक ए से दूरी कितना है, मैंने अभी कैलकुलेट किया 4 मीटर आया हुआ था, पीछे जाके देख लेना वीडियो को रिवाइज करके, ए बी सी। अब ये लोड आपका इस तरीके से ऐड कर रहा था सारा। तो बच्चा अब हमें चाहिए क्या पता है, क्या चाहिए, अब हमें चाहिए होगा कि ये सी पर इसकी हाइट कितनी है, जो ट्रायंगल बन रहा है उसका सी से हाइट कितनी है, ये चीज़ हमें चाहिए होगा। तो उसके लिए देखिए एक मैं यहाँ पर वो ले लेता हूँ, ये हाइट मान लेता हूँ कि ये हाइट है इसका सी पॉइंट, है ना। और इस सी पॉइंट पर हाइट है तो इसको मान लेता हूँ कि ये वाई डिस्टेंस पे, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लेता हूँ कि एक्स है। क्लियर है। तो ये y हमें चाहिए होगा, हमें ये y चाहिए होगा कैलकुलेशन करने के लिए। तो y कैसे निकालेंगे, आपके पास आइडिया है, मैथमेटिकली आप सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी यूज करके निकाल सकते हैं। सिमिलर ट्रायंगल कैसे कि जैसे ये c है, इसको c डैश मान लो, ये इसको c डैश मान लो, और ये b है तो इसको b डैश मान लो। ये इंटेंसिटी कितना 12 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक। अब देखिए सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, बाय सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी ठीक। अब देखिए क्या होगा, बेस अगर इसका परपेंडिकुलर लूंगा, इसका बेस लूंगा, तो इसका भी दो ट्रायंगल बन रहा है, नहीं बन रहा है, एक ए बी बी डैश, एक सी 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 डैश, है ना, एक ए बी बी डैश, एक सी 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 डैश बन रहा है। तो देखिए सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो हो गया क्या कि बी 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 डैश अपान ए बी, बड़े वाले ट्रायंगल के लिए अगर ये बोला बी 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 डैश अपान ए बी यानी परपेंडिकुलर अपान बेस किया, तो छोटे वाले के लिए भी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान बेस यानी सी सी डैश अपान ए सी। वैल्यू रखते हैं, बी 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 डैश का वैल्यू कितना है 12 है, ए बी का वैल्यू कितना है 6 है, सी सी का वैल्यू कितना है y है, ए सी का वैल्यू कितना x। अब देखिए ये x है, तो अब हमें y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 2x, होगा नहीं होगा, है ना। अब उसके बाद x की वैल्यू आपको कुछ भी दे सकता है, इसीलिए मैंने x मान लिया था कि अब डायरेक्ट 4 भी रख सकता था, लेकिन क्या है कि x की वैल्यू अगर चेंज कर दिया तो कि बोला कि इतने मीटर की दूरी पे निकालो, या b से बोल दिया कि 1 मीटर की दूरी पे निकालो, 2 मीटर की दूरी पे निकालो, 3 मीटर की दूरी पे निकालो, तब कैसे करेंगे, तब वो चीज़ हमें पता होना चाहिए कि उसकी हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे। दैट्स वाई मैंने ये चीज़ बताया, बाकी बताने का कोई मतलब नहीं है इसका। अब देखिए तो y इक्वल टू सी जी पे निकाल रहे हैं, तो वाई सी इसका अगर नाम दूँ, अगर ये वाई सी नाम देता हूँ तो y इक्वल, चलिए y ही रहने देता हूँ, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 4, y इक्वल टू 8 किलो न्यूटन पर मीटर, है ना। y का वैल्यू हमारे पास आ गया 8 आ गया। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब शियर फोर्स कैलकुलेट कर देते हैं, शियर फोर्स कैलकुलेट कर देते हैं। तो शियर फोर्स एट ए इक्वल टू कितना आर ए कितना 12 किलो न्यूटन। क्लियर है। शियर फोर्स एट बी कितना, आर बी कितना 24 किलो न्यूटन। शियर फोर्स एट सी, सी पर शियर फोर्स कितना होगा उसको देख लेते हैं। तो सी पर शियर फोर्स आप चाहे तो आप इधर साइड से ले लो, चाहे इधर साइड से ले लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन
अगर इधर साइड से लेंगे तो देखिए इधर यहाँ पे दो शेप बन रहा है, ठीक, एक आपका रेक्टेंगल एक ट्रायंगल, दो चीज़ें निकाल के कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। इससे बढ़िया हम छोटा कैलकुलेशन जो है उसको लेके चलते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ना। तो छोटा वाला कैलकुलेशन के लिए हमारे पास एक सिंपल सा ट्रायंगल बन रहा है। जब ए साइड से कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे तब, जब ए साइड से कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा। इधर साइड से करेंगे तो या तो हम उसका सीजी चाहिए, क्या ट्रेपेजोइडल शेप बन रहा है, नहीं बन रहा है, बन रहा है ना, ट्रेपेजोइडल शेप बन रहा है, या तो इसका निकाल लें या तो फिर इस रेक्टेंगल का एक बार निकाल लें, इस ट्रायंगल का एक बार निकाल लें। एक रेक्टेंगल एक ट्रायंगल बन रहा है, दोनों को बारी बारी निकाल के यहाँ पे रखें, कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। इससे अच्छा कैलकुलेशन से बचने के लिए इधर साइड से कर देते हैं, एक ही तरफ से निकालना शुरू कर देते हैं, शियर फोर्स है ना। तो एक ही साइड से अगर करना शुरू करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये पहले क्या है, आर ए है, पहले है आर ए हमारा, तो होगा आर ए माइनस, अब ये ट्रायंगल छोटा सा जो बन रहा है, ये छोटा सा ट्रायंगल जो बन रहा है, इसके एरिया निकाल लेंगे तो वही हमारा लोड हो जाएगा। तो 1/2 इंटू बेस कितना 4 इंटू हाइट कितना 8 आ गया था, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर है। अब देखिए तो शियर फोर्स एट सी कितना हो जाएगा, 12 माइनस 16 होगा, नहीं होगा, 12 माइनस 16, तो शियर फोर्स एट सी कितना हो जाएगा, -4 किलो न्यूटन का शियर फोर्स एट सी हो गया, नहीं हो गया, इतना हो गया। अब इसका शियर फोर्स डायग्राम अगर बनाएंगे तो एक चीज़ बताना, अगर मैं ये ट्रायंगल जो बन रहा था इस तरीके से है ना, इसका डिस्टेंस x मान लूँ, ठीक, और ये आर ए लग रहा है, और ये इसकी इंटेंसिटी मान लेता हूँ ओमेगा यूनिट पर रन है। तो ये देख लेते हैं इसका जो ओमेगा यूनिट पर रन, इसका ये चीज़ देख लेते हैं कि इसका इक्वेशन कैसा फॉर्म हो रहा है, इक्वेशन कैसा बन रहा है, लीनियर बन रहा है कि वो क्या नाम है आपका पैराबोलिकली वाला इक्वेशन बन रहा है, कैसा बन रहा है। तो देखिए तो बनाएंगे, अगर ये सी पॉइंट था, शियर फोर्स एट सी का इक्वेशन बनाने की कोशिश करें तो होगा क्या, आर ए माइनस ये टोटल लोड सी पर कितना आएगा, होगा ओमेगा इंटू एक्स, होगा नहीं होगा, ओमेगा इंटू एक्स। गलत है, बिल्कुल गलत है, कहाँ से सही आ रहा है। देखिए होगा क्या, 1/2 इंटू ओमेगा यानी हाइट इंटू बेस कितना है x, ठीक, ओमेगा इंटू बेस हो गया। तो कैसा इक्वेशन बन रहा है हमारा, एक मिनट, चलिए आगे देखते हैं। अगर ये भी मीटर है, ये भी मीटर स्क्वायर है, स्क्वायर टर्म वाला बन रहा है, तो स्क्वायर टर्म में जो शियर फोर्स डायग्राम एसएफडी जो बनाएंगे, यहाँ पे ये याद रखना है, एसएफडी जो बनाएंगे स्क्वायर टर्म में बनेगा। स्क्वायर किस में आता है, आपका पैराबोलिक इक्वेशन होता है उसमें स्क्वायर आता है ना। तो उसमें अगर स्क्वायर आता है तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमने इसका जो एसएफडी बनाएंगे वो पैराबोलिकली बनेगा। कैसा बनेगा, पैराबोलिक शेप में बनेगा। क्लियर है, पैराबोलिक शेप में बनेगा। चलिए, तो अगर इसका अब यहीं पे एसएफडी बनाने की बात करें तो ये चीज़ जरा इरेज करता हूँ, यहीं पे इसके नीचे बना देता हूँ, उसका बीएमडी का डिस्कस कर लेंगे, बीएमडी कैसे करेंगे। ये लाइन सी पे बनाना है, ये लाइन, इसका एसएफडी बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम, ठीक है, एसएफडी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बनाएंगे, एसएफडी, हमने सारा चीज़ कैलकुलेट कर लिया है। तो इसका एसएफडी जब बनाएंगे तो देखिए एक इसका बेस लाइन ले लेंगे, ठीक, बेस लाइन ले लिया। अब यहीं पे क्या हो रहा है कि आपका ए पर रिएक्शन आ रहे यानी 12 किलो, अगर अपवर्ड को 12 लेता हूँ तो मान लेता हूँ कि 12 मेरा यहाँ कहीं आ रहा है, 12 किलो न्यूटन, ठीक। और उसके बाद जैसे ही सी पर आया तो सी पे मेरा लोड कितना, -4 किलो न्यूटन, सी पर
4 किलो न्यूटन। और उसके बाद ए पर आ रहा हूँ, ए पर बी पर जा रहा हूँ तो मेरा कितना हो जा रहा है, वो बी पर मेरा लोड आया हुआ है कितना 24 किलो न्यूटन। ट्वेंटी फोर मान लेता हूँ, इधर कहीं आ गया। तो अब जब इसका शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे तो कैसा बनेगा, इस चीज़ को देखते हैं। देखिए शियर फोर्स डायग्राम इसका बनाएंगे तो देखिए यहाँ से कैसा जाएगा, वर्टिकली ऊपर जाएगा और नीचे भी अब देखिए पैराबोलिक शेप बनेगा। यहाँ से ऊपर जाना है वर्टिकली, इसको ऊपर जाना है तो यहाँ से सीधा इस तरीके से जाएगा। और उसके बाद क्या है, चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है तो कैसा चेंज हो रहा है, पैराबोलिकली शेप में चेंज होगा तो ये इस तरीके से जाएगा यहाँ तक, ठीक, यहाँ तक इस तरीके से चला जाएगा। इसके बाद क्या हो रहा है, फिर इसके बाद चेंज होगा, यहाँ तक आएगा तो इस तरीके से हो जाएगा 24 तक, सॉरी 24 तक जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ से स्ट्रेट ऊपर चला जाएगा। जो इसका आपका एसएफडी बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, कुछ पैराबोलिक शेप में बनेगा। नीचे ये स्ट्रेट लग रहा होगा लेकिन पैराबोलिक है, ऊपर भी पैराबोलिक है। इसका नाम अगर पैराबोलिक लिखना पड़ेगा, अगर क्लियर न दिख रहा होगा कि पैराबोलिक है कि क्या है तो यहाँ लिखना पड़ेगा पैराबोलिक शेप, और नीचे भी क्या लिखना पड़ेगा, पैराबोलिक शेप, ठीक। इस तरीके से हमें लिखना पड़ेगा और नीचे माइनस ऊपर प्लस। ये हमारा एसएफडी डायग्राम इस तरीके से बन जाएगा आपका। इसके लिए जब यूवीएल होगा उसके लिए हमारा डायग्राम कैसा बनेगा, इस तरीके से बनेगा। बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे और उसका डायग्राम कैसे बनेगा, उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक बना लेते हैं इसका बीम। ये बीम हुआ हमारा, इस पे लोड जो लग रहा है वो हमें पहले से हमने रिएक्शन कैलकुलेट कर लिया। आर ए इक्वल टू कितना 12 किलो न्यूटन, आर बी इक्वल टू कितना 36 किलो न्यूटन। और इस पे इस तरीके से लोड लग रहा है। एक सी पॉइंट था, सी पे इसकी हाइट हमें पता चल गई थी 4, और ये सी पॉइंट था, है ना। और उसके बाद ये लोड लग रहा है 4 था, 8 पता हो गया था। और ये देखिए क्या हुआ, ये 12 किलो न्यूटन पर मीटर का यहाँ पे हमें इसकी हाइट पता थी, यहाँ कितना था 8 किलो न्यूटन पर मीटर का ये वाला हाइट हमें पता चल गया। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है, तब बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम है तो दोनों जगह बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, यानी यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं बेंडिंग मोमेंट एट ए इक्वल टू कितना 0, बेंडिंग मोमेंट एट बी इक्वल टू कितना 0, बेंडिंग मोमेंट एट सी इक्वल टू कितना, तो उसको निकालना पड़ेगा हमें, है ना। उसको हमें निकालना पड़ेगा, ए के साइड से निकालते हैं। और ये दूरी हमें 4 पता थी, है ना। ये टोटल दूरी हमें पता था कितना 6। अगर मैं इसको x मान लेता हूँ, जरा इसका एक बार इक्वेशन बना लेता हूँ। अगर इसको x मान लेता हूँ तो अब कैसे होगा वो उस चीज़ को देखते हैं। देखिए अब क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट एट सी तो होगा क्या, आर ए इंटू डिस्टेंस कितना 4, या फिर x, अब पहले इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं तो x के टर्म में लिखते हैं, है ना, x के टर्म में लिखते हैं, इंटू एक्स माइनस, पहले एरिया निकाल लेंगे x इंटू, इसको y अभी मानते हैं, ये जो हाइट है इसको y मानते हैं, इंटू y इंटू एक्स इंटू वाई। ये हुआ हमारा एरिया निकल गया, यानी टोटल लोड निकल गया। छोटे वाले ट्रायंगल के लिए सी डैश ऊपर था, छोटे वाले ट्रायंगल के लिए निकल गया। अब इसका सी जी से डिस्टेंस, अब देखिए ट्रायंगल बन कैसा रहा है, ट्रायंगल बन रहा है ऐसा, तो इसका सी जी डिस्टेंस कहाँ से, यहाँ वाला चाहिए सी जी। अगर ये बी होता था, अगर ये बी होता था सी जी कितने पे हो जाएगा, b/3 पे हो जाएगा। तो इंटू कितना हो जाएगा कि b का मतलब कितना x, तो हो जाएगा x/3। अब ये बताओ, अगर सबको मैं मीटर मीटर मानता हूँ तो ये लेंथ है, अगर ट्रायंगल है सब में लेंथ ही तो होगा। अगर इसकी हाइट है ये, एक ये लेंथ एक ये लेंथ, b इंटू एक्स और फिर x एक और x मल्टीप्लाई है, यानी x पावर 3,
एक्स पावर 3, जब एक्स पावर 3 बन रहा है यानी कैसा इक्वेशन बन रहा है, क्यूबिक इक्वेशन बन रहा है, क्यूबिक पैराबोलिक का इक्वेशन बन रहा है, ठीक है, क्यूबिक पैराबोलिक का इक्वेशन बन रहा है, तो इसका शेप जो बनेगा वो क्यूबिक पैराबोलिक बनेगा, है ना। चलिए, तो अब ये इतना आ गया, इसके बाद देखते हैं वैल्यू रखते हैं सारा। चलिए, आर ए का वैल्यू, ये इक्वेशन बन गया, बस इसको आपको समझाना था कि ये क्यूब के टर्म में बनेगा, ये वाला जो टर्म आएगा m के पावर 3 में आएगा, ये जो टर्म्स है, ये जो टर्म्स आया हुआ है, अगर इसको लिखना चाहे इसके यूनिट के टर्म में लिखना चाहे, इसका यूनिट लिखेंगे मीटर मीटर मीटर, तो m के पावर 3 मीटर क्यूब के टर्म में आएगा। क्यूब टर्म किस में आता है, क्यूबिक पैराबोलिक में, है ना। उसके बाद देखते हैं, देखिए अब क्या करना, आर ए का वैल्यू कितना 12 इंटू डिस्टेंस कितना 4 माइनस 1/2 इंटू 12 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 4/3, इतना हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 48 माइनस, इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 इंटू 4/3, 16 इंटू 4/3, ये हो गया इतना वैल्यू। अब इसको सॉल्व कर लें, इधर लिख देते हैं बाकी। (48 माइनस 16 इंटू 1.33 हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आया है बेंडिंग मोमेंट एट सी, बेंडिंग मोमेंट एट सी। अगर इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जितना वैल्यू आएगा प्लस में आएगा माइनस में आएगा, उसी से देखा प्लस में ही आएगा, तो इसका सारा वैल्यू प्लस में आता है। अगर इसका आप बीएमडी बनाने की बात करें, कैलकुलेशन आप इसको कर लेना कि कैलकुलेशन करने के बाद इसका आंसर कितना आता है। इसके बाद अगर इतने देखिए, मेन हमें यहाँ याद क्या रखना है कि इसका इक्वेशन कैसा बन रहा है, क्यूबिक इक्वेशन बन रहा है, क्यूबिक बन रहा है तो जो शेप बनेगा हमारा क्यूबिक पैराबोलिक बनेगा, है ना। तो उसके बाद क्यूबिक पैराबोलिक बनेगा, इसका बीएमडी डायग्राम जब बनाएंगे क्यूबिक पैराबोलिक। इसी तरीके से जब मैंने इसको 4 मीटर सीजी पे निकालना था, दैट्स व्हाई वहाँ पर हमने कैलकुलेट कर लिया था कि 4 मीटर है। लेकिन अगर वही बोल देता है कि कुछ अलग दूरी पे बनाओ, तो किस तरीके से करते, तो अलग डिस्टेंस जो होता है वो x, इसीलिए x यहाँ नाम रखा हूँ, x है ये। तो x का वैल्यू अलग अलग अगर देता क्वेश्चन में, तो x का वैल्यू अलग रख के फिर उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। अभी हमने यहाँ पे अज्यूम किया हुआ था कि इस पे आ रहा है, दैट्स व्हाई ऐसा बना दिया था। अब देखिए यहाँ पे इरेज करके जरा इसका बीएमडी बनाते हैं, बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है, कैलकुलेशन सही से कर लेना बस, ठीक। अब देखिए, अगर इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने की बात कर रहे हैं हम, सी पर बोला था, सी पर निकालना है, इसका एक बेस लाइन मान लेते हैं, ये हो गया। बना क्या रहे हैं, बी एम, बना क्या रहे हैं, बी एम डी, BMD। अब देखिए इसका BMD कैसा बनेगा, क्यूबिक शेप बन रहा था यानी क्यूबिक पैराबोलिक, देखने में तो लगेगा पैराबोलिक ही है, लेकिन वो क्यूबिक रहेगा। उसमें जो आपका रेडियस होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, स्लोली चेंज होता रहता है, और जबकि क्यूबिक में क्या होता है, जल्दी से चेंज हो जाता है, उसमें पैराबोलिक में। अब देखिए इसमें क्या होएगा, इसका डायग्राम बनाने की बात करें तो इससे पहले बेंडिंग मोमेंट यहाँ कितना 0 आया था, ए पर बेंडिंग मोमेंट कितना आया था 0, बी पर बेंडिंग मोमेंट कितना आया था 0, सी पर कुछ बेंडिंग मोमेंट आया था, और वो भी ये इसको सॉल्व करेंगे तो किस में आएगा ये वैल्यू, ये प्लस में ही आएगा मेरा वैल्यू, है ना। 48 12 इंटू 4 हुआ था, 48 हो गया था। अब ये जब भी सॉल्व करूंगा ये वैल्यू हमारा किस में आएगा, प्लस में ही आएगा, चेंज नहीं होएगा ना। तो अब इसके बाद देखते हैं कि क्या करेंगे। तो इसका जो शेप बनेगा वो पैराबोलिक शेप में ही बनेगा। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ इसकी वैल्यू कुछ m आ गई थी, ठीक, सी पे वैल्यू कुछ m आ गया था, सिंपली सपोर्टेड में सी का वैल्यू m आ गया था। अब इसको कैलकुलेट करिएगा m की वैल्यू कितना आई थी, किलोन्यूटन मीटर। अब इसका डायग्राम बनाते हैं, तो डायग्राम जब बनाएंगे तो देखिए डायग्राम इसका पैराबोलिक शेप में बनेगा, ठीक, क्यूबिक पैराबोलिक। ये शेप कैसा रहेगा, ये शेप जो इसका होगा वो होगा आपका क्यूबिक पैराबोलिक, ठीक है, इतना याद रखना है। इसका शेप जो होगा वो होगा क्यूबिक पैराबोलिक, ठीक, क्यूबिक पैराबोलिक। तो देखिए यहाँ पे आपको याद करने वाली क्या चीज़ है, यहाँ पे याद करने वाली चीज़ ये है कि जो आपका इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, क्यूबिक पैराबोलिक, और जो शियर फोर्स डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, पैराबोलिक शेप में बनेगा, क्लियर है। और साथ ही साथ इसका लोड जब निकालेंगे, किस तरीके से टोटल लोड निकालेंगे, यूडीएल के केस में सीधे ओमेगा इंटू एल कर देते थे, यानी ये भी एक तरीके से एरिया ही है रेक्टेंगल का,
तो इस तरीके से कर देते थे, टोटल लोड निकल जाता था, है ना, ओमेगा इंटू एल कर देते थे, टोटल लोड निकल जाता था। इसी तरीके से इसका भी एरिया निकालेंगे, हाफ बी इंटू एच, हाइट इंटू बेस हो जाएगा, और इसके बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी ट्रायंगल का निकालेंगे, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें पता होता है कि किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपको पूछता क्या है, बहुत देगा तो रिएक्शन निकालने के लिए दे देगा, या तो फिर इस तरीके से बीम बनाया रहेगा, जैसे मैंने यहाँ रिएक्शन लिख दिया कि इसका रिएक्शन इतना है, ठीक, इस तरीके से दे देगा, और उसके बाद बोल देगा इतने पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकाल के बता दो, या फिर शियर फोर्स निकाल के बता दो कितना आएगा, या फिर ऐसे दे देगा, डायग्राम बना देगा, बोलेगा इसका शियर फोर्स डायग्राम कैसा बनेगा, या फिर बोलेगा इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा। इतनी चीज़ें पूछता है ऑब्जेक्टिव में। अब जो मेंस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे साथ ही साथ, तो उनके लिए पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा जैसा जैसा हमने बताया था, ठीक है। तो इसके साथ ही साथ आज का आपका शियर फोर्स डायग्राम, सॉरी, एसएफडी और बीएमडी जो चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट डे से देखते हैं क्या स्टार्ट करते हैं। आपका नेक्स्ट जो चैनल वो आएगा, आपका एपिसोड आएगा, या फिर कह दें नेक्स्ट आपका सेशन जो होगा, देखते हैं स्ट्रेसेस स्टार्ट करेंगे, नॉर्मल स्ट्रेसेस, और जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेस स्टार्ट कर देंगे, उसमें देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती है, वहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पहला चैप्टर, जिसको प्रॉपर्टी या मटेरियल बोलते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो चीज़ होता है, तो उसको देख लेंगे कैसे कैसे क्या क्या करना है ना। तो ठीक है, तो आज के लिए ओवर करते हैं, बाकी इसको आप रिकॉल करिएगा कैसे कैसे हुआ, कहाँ पे दिक्कत आ रही है वो कमेंट में डालिएगा, फिर उसको हम जरा देखेंगे। कैलकुलेशन मैंने नहीं किया यहाँ पे क्योंकि मेरे पास कैलसी नहीं है, दैट्स वाई। आप कैलकुलेशन कर लेना, पीछे वाला भी जो कैलकुलेशन मैंने माइंड में किया था, तो वो चीज़ आप कर लेना कि सही है कि नहीं है, उसको भी जरा देख चेक कर लीजिएगा, है ना। ठीक है, तो ओके, थैंक यू।